पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था हमने कि आप सभी को ध्यान होगा, हमने आश्रय लिंग लकार के प्रत्यय लगाने स्टार्ट किए थे, ठीक है। और क्या क्या था हमने, उनका प्रत्यय मतलब प्रत्यय की प्रक्रिया क्या है, हमने प्रत्यय कैसे बनते हैं हमने ये सीखा था, हमने धात्वादेश सीखा था। आज हम सीखेंगे उससे आगे की विधि हमारी क्या है। आज आपको अब जब धात्वादेश सीख लिया हमने, इसके बाद आपका आएगा क्या है, अतिदेश, ठीक है। जहां तक कि आप लोग जानते हैं अतिदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अतिदेश क्या है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना देता है। पेज नंबर आपका क्या है, पेज नंबर पुस्तक में आपका 326 है, 326 पेज नंबर पे है। तो अतिदेश है 326 द्वितीय भाग। अतिदेश देखिए, पहला सूत्र क्या है आपका, लिंग सिचावात्मने पदेषु। क्या सूत्र महोदय? लिंग सिचावात्मने पदेषु। ये सूत्र क्या कहता है, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि देखिए ये देखिए लिंग सिचावात्मने पदेषु। तो पहले इसमें दो शब्द हैं, लिंग सिचौ। क्या है? लिंग सिचौ आत्मने पदेषु, अर्थात लिंग और सिच में प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति है। तो लिंग और सिच, लिंग सिच में कह रहा है कि हमारी धातु कैसी अनुवृत्ति देखिए किस इसकी आ रही है, एक हलंतात झल कित। तो इस सूत्र का पहले अर्थ समझ लीजिए आप लोग, तब इस पे हम विचार करेंगे। ये सूत्र क्या करता है कि झलादि लिंग और सिच प्रत्यय के परवंतो, बोलिए, झलादि लिंग और सिच प्रत्यय के परवंतो। तो अभी हम लोग लिंग का अध्ययन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? आश्रय लिंग का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सिच पे नहीं, हम लोग सिच का भी जब अध्ययन करेंगे तब सिच प्रत्यय का जब हम अध्ययन करेंगे तब वहां पर भी ये सूत्र कार्य करेगा, ठीक है। सिच प्रत्यय अर्थात लुंग लकार। कौन सा लकार? लुंग लकार, ठीक है। तो झलादि लिंग प्रत्यय और सिच प्रत्यय के पर होने पर ये जो ऐसी धातु हो जिसमें इक हो, क्या हो? इक हो। हलंत होनी चाहिए और इक होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? हलंत होनी चाहिए और उसमें इक होना चाहिए, अर्थात उपधा में इक होना चाहिए और हलंत धातु होनी चाहिए। तो ऐसी धातु से परे जो आपका लिंग और सिच प्रत्यय होगा वो क्या होगा? कितवत माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? कितवत। कितवत, ठीक है। अब इसको थोड़ा माता जी की प्रक्रिया में समझ लेते हैं, आपको आसानी रहेगी। देखिए इस सूत्र ने कहा, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। ये सूत्र कहता है कि झलादि लिंग और सिच के पर होने पर जब आप इट का आगम करेंगे तो आपको क्या झलादि मिलेगा? बताइए। इट का आगम कर भरत महोदय? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जब हम इट का आगम करते हैं तो हमको ये झलादि नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है? जब हम इट का आगम नहीं करेंगे तभी हमको झलादि मिल पाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, लिख कर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी धातु क्या है? खिद है, ठीक है। आपको दिख रहा है? खिद धातु है हमारी। इससे हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? सीट प्रत्यय लगाया। कौन सा? मतलब सीट ना लगा। आपकी स्क्रीन तो शायद शेयर नहीं है। नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे। अच्छा सॉरी, मेरे में ठीक है।
शिष्ट प्रत्यय हो गया आपका, खिद धातु है और शिष्ट प्रत्यय है आपका। अब देखिए खिद धातु शिष्ट प्रत्यय, ये खिद धातु कैसी है? अनिट है। कैसी है? अनिट है। अनिट है। इसकी उपधा में इक है कि नहीं है? उपधा में इक भी है और कैसी है? हलंत भी है। ठीक है। तो झलादि लिंग प्रत्यय बाद में है, झलादि भी है। इस कारण से क्या है, अनिट, ये धातु अनिट है इसलिए इसको झलादि मिल रहा है। अगर मान लीजिए ये धातु आपकी सेठ है, कौन सी है? सेठ होती। तो आपको क्या, इसको आपको ये झलादि मिलेगा क्या? फिर ईट का नहीं मिलेगा, झलादि नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि ये जो सूत्र है ये हमेशा अनिट धातुओं में ही लगता है। कहाँ लगता है ये सूत्र? अनिट धातुओं में। धातुओं में। अब ये सूत्र ने कहा कि अनिट धातुओं में से भी, हमने, इसने बोला नहीं, सूत्र ने, इस सूत्र ने बोला नहीं कि अनिट में लगता हूं मैं, नहीं, इसने हमें ज्ञान कराया कि झल परे होने पर करता है ये। और झल हमने समझा कि झल हमें कब मिलता है? जब इट का आगम नहीं होगा, तभी हमको झल मिलेगा, अर्थात अनिट धातुओं से। अब हमारी अनिट धातु कितनी होती है? 102 हलंत। पर उन 102 हलंत धातुओं में से भी हमको कैसी चाहिए? जिसकी उपधा में इक हो। क्या हो? तो कहने की ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे तो बहुत सारी धातु हैं। कह रहे हैं अभी और भी शर्त सुनिए साथ में। उपधा में इक हो, और ये हम कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं बताइए? शिष्ट। आत्मनेपद का। हाँ, आत्मनेपद का। तो जो जितनी भी आपकी धातु होंगी वो आपकी आत्मनेपदी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी होनी चाहिए, अर्थात या फिर उभयपदी। हाँ, या फिर उभयपदी, या तो आत्मनेपदी हो या फिर उभयपदी हो। क्योंकि आत्मनेपदी होगी तो आपको आत्मनेपद मिलेगा, तभी आप शिष्ट लगा सकते हैं। यदि आपको उभयपदी होगी तब भी उसमें एक पक्ष में आपको आत्मनेपद लगाने का प्रयोग मिलेगा। ठीक है। परस्मी पद में क्या दिक्कत है? परस्मी पद, इसने इन्होंने थोड़ी ना कुछ दिक्कत क्या है सूत्र ने कहा है? आत्मनेपदेषु, कि आत्मनेपद में ही क्या होता है? झलादि कित प्रत्यय के प्रयोग पर होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें आत्मनेपदे धातु ही चाहिए। तो हमारी आत्मनेपदे धातु कितनी मिली? इसमें लिखी है 18 धातु। पर जब हमने विचार किया, हमने सारी धातु को स्मरण किया, तो हमको ये 3 धातु और एक्स्ट्रा मिली है, जो शायद हो सकता है नहीं लिखी गई होंगी। ठीक है। अब जैसे कि आपको देख सकते हैं, ये गृह धातु है। कौन सा धातु है? गृहु धातु है। ये धातु उभयपदी है। कैसी है? उभयपदी नहीं, ये गृहु शायद ये आत्मनेपदी है, ये दोनों उभयपदी है। गृहु धातु, जैसे देखिए गृहु धातु है आपकी, आपको ये दिख रहा है चार्ट? ठीक है। हाँ, इस चार्ट में हम गए तो गृहु धातु देखिए 900 900 900 पहले सबसे पहले नहीं, अगले पेज पे। एक सेकंड। देखिए ये एक गुहु धातु दिख रही है आपको? गुहु संवरणे 837 नंबर पे, 837 नंबर पे जो गुहु संवरणे दिख रही है, ये कैसी है आपकी? उभयपदी है कि नहीं है? उभयपदी है। पर लेकिन इसमें लिखना भूल गए हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गुहु धातु उभयपदी है। इसी प्रकार कृप धातु, कृप धातु भी आपकी कैसी है? देखिए कृपु यहाँ पर आएगी कुछ कहीं पर, नहीं कहीं पर कृपु भी है आपकी। वो कृपु आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? कृपु, ये कृपु सामर्थ्य 879 पे कृपु सामर्थ्य, ये धातु भी आपकी कैसी है? आत्मनेपदी है। इसमें लिख, और अनिट उकारांत है, दीर्घ उकारांत। दीर्घ उकारांत होने से कैसी है? बेट है ये, अर्थात एक पक्ष में अनिट रहती है। ठीक है ना? इस कारण से हमको यहाँ पर, आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर ये 3 धातुएं ऐड कर लेनी है पुस्तक में। ठीक है ना? गृह, कृप और गुहा। जब हमने देखा कि इस सूत्र की प्रवृत्ति कहाँ होती है? 18 3 21 धातुओं में होती है। कितने धातुओं में होती है? 18 और 2 21 धातु में होती है। ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है? बस जो सिच प्रत्यय होगा या फिर लिंग लकार का जो शिष्ट होगा उसको कितवत कर देगा। क्या करेगा उसको? कितवत। अच्छा, कितवत करने पर क्या होता है? संप्रसारण नहीं, गुण, अगर इन सब में से किसी को संप्रसारण प्राप्त होगा, संप्रसारण करिए,
यदि संप्रसारण नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा, हमेशा सामान्य क्या होता है, गुण निषेध। गुण निषेध होता है, क्योंकि गुण निषेध हमारा सामान्य है, क्योंकि गुण निषेध क्या है, सभी को करता है, पर संप्रसारण केवल कुछ को ही होता है। ठीक है ना महोदय। अब देखिए, तो जैसे देखिए सिच धातु है, सिच से आपने शिष्ट लगाया तो सिच में पुगंत लघुपद च की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? सिच धातु अनिट है और कैसी अनिट है, आत्मने पद में प्रयोग होती है और इगंत है, अर्थात लिंग सिचावात्मने पदेशु। इस सूत्र के द्वारा जो शिष्ट हो गया वो कितवत हो गया, कितवत होने से गुण वृद्धि नहीं होता। अगला सूत्र आ रहा है उश्च। क्या सूत्र महोदय? अब उश्च सुनते ही आपके मन में आया कि ये तो ऊ है, कह रहे हैं कि ऊ के साथ भी कर दीजिए उकारांत, अर्थात उकारांत समझ में है ना, पर ये उकारांत नहीं है आपका, ये उश्च क्या है आपका, रिकारांत। क्या नहीं लिखा है क्या? हाँ, रू का सप्तमी है क्या, या षष्ठी है? पंचमी। जब आप जैसे मातृ शब्द होता है, आपको सुना होगा आप लोगों ने मातृ शब्द, तो मातृ में मातृ है आपका, उसमें क्या है, मात प्लस री। अब हम री के स्थान पर पंचमी में लगाते हैं उहु, और क्या लगाते हैं, मात उहु, मातुहु बनता है। तो री के, अगर आप केवल री के रूप चलाएंगे तो री के रूप चलाने पर पंचमी में क्या बनता है, उहु बनता है। ठीक है, और उहु बनने के बाद में फिर चा आया, तो कह दिया सूत्र ने कि क्या हो जाए, इस कि जितनी भी रिकारांत धातु है, कौन सी धातु, जितनी भी रिकारांत धातु है उनके बाद में जो लिंग और सिच प्रत्यय आएंगे उनको भी आत्मनेपद में क्या हो जाएगा, झलादी लिंग और सिच को क्या हो जाएगा, आत्मनेपद में कितवत हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब जब कितवत हो जाएंगे तो गुण होता है क्या, बताइए? नहीं होता, गुण नहीं होता हमारा। ठीक है, हाँ, तो जैसे देखिए क्री धातु हमारी, क्री धातु रिकारांत है कि नहीं है, रिकारांत है, और शिष्ट प्रत्यय हमारा कैसा हो गया, रिकारांत धातु के बाद में यदि आपको शिष्ट प्रत्यय मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, कितवत बनाना है, और कितवत बनाने पर और सीयूट मिसिंग है सर, लिख लीजिएगा ये पेज पे, सीच और सीयूट। हाँ, सिच और सीयूट, हाँ इस पेज में सीयूट मिस है, मतलब कि इसलिए मैंने शिष्ट कह दिया, सीयूट लगाने के बाद जो शिष्ट बनता है वही शिष्ट कर लीजिएगा, फिर लिंग लकार का आश्रय में शिष्ट बनता है, तो त्रिशिष्ट बन गया। क्या बन गया, त्रिशिष्ट। ठीक है महोदय। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आप में से कोई पूछ सकता है, सामान्य में ज्यादा विशेष में बताइएगा, कि महोदय लिंग लकार के परस्मी पद में तो यासुत होता है, तो रूप बना के अंतर यात बनता है। क्या बनता है, यात बनता है, और यात हमारा झलादी नहीं है, यात हमारा झलादी नहीं है, तो फिर आप आत्मनेपद क्यों जोड़ रहे हो, आप सीधा आपने कहा कि झलादी के पर ऊपर होगा, यात हमारा झलादी नहीं है, तो झलादी में यात में तो प्राप्ति ही नहीं होगी, तो फिर आपने आत्मनेपद क्यों जोड़ा, तो कह रही है आत्मनेपद का संबंध लिंग से नहीं है, किससे संबंध है, सिच से संबंध है। किससे संबंध है महोदय, सिच से, क्योंकि जो सिच होता है वो आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में एक समान होता है ना, आत्मनेपद और परस्मैपद में दोनों में एक समान होता है, इसलिए वहां पर परस्मैपद में कार्य ना हो जाए, इसलिए आत्मनेपद ये विशेषण जोड़ा गया। अगर ठीक है समझ में आपको, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं महोदय। मान देखिए मैं बताता हूँ, आप जब नहीं समझ में आता ना तो मेरे को थोड़ा और व्याख्या करके बताना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा तो दूंगा। और उसके रिलेटेड एक प्रश्न मन में आ रहा है, लिंग बोलेगा तो विधिलिंग में और सब में लगेगा या इधर ही लगेगा? हाँ बिल्कुल सही महोदय, दरअसल क्या है, आपको तीनों के समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा विधिलिंग हो गया, ये हमारा आश्रयलिंग हो गया, और हाँ ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिच प्रत्यय हो गया। ठीक है, अर्थात ये परस्मैपद पा लिख दे रहा हूँ केवल। ठीक है महोदय, समझ जाइएगा, और आत्मनेपद, ठीक है। अब ये बताइए परस्मैपद में क्या, विधिलिंग के परस्मैपद में क्या रूप बनता है, यात बनता है। क्या बनता है, यात बनता है।
और आत्मनेपद में क्या बनता है? ईत। ईत, ठीक है। इताम याताम हाँ, ईता याताम ईरन, ठीक है तमीरन ना? इसमें भी परस्मै पद में यात बनता है। क्या बनता है? यात। और इसमें बनता है आश्रलिंग के आत्मपद में बनता है शिष्ट। क्या बनता है? शिष्ट। श्रेष्ठ और सिच में क्या बनता है? आपको परस्मै पद में भी आपको सिच मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? परस्मै पद में भी सिच मिलेगा और आत्मनेपद में भी सिच मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या है। सूत्र में झलादि बोला है, झलादि बोला है और लिंग बोला है केवल। तो ये देखिए, ये लिंग तो है, ये भी आपका लिंग है और ये भी आपका लिंग है महोदय, ठीक है। पर ये इनमें कोई सा भी आपका झलादि है क्या? कोई सा भी विधिलिंग नहीं है। झलादि ना होने के कारण विधिलिंग की प्राप्ति ही नहीं होगी, ठीक है महोदय। आश्रलिंग बोला है, आश्रलिंग बोलने के कारण क्या है आपका? आश्रलिंग में भी यात में तो प्राप्ति थी नहीं, यात में तो प्राप्ति थी नहीं, क्योंकि शिष्ट में ही प्राप्ति हो सकती, क्योंकि शिष्ट ही हमारा कैसा है? झलादि है। तो कह रहे हैं कि जब झलादि है तो आत्मनेपद क्यों जोड़ रहे हो आप? पहली बात, आप आत्मनेपद मत जोड़ो कि लिंग लकार में क्या होता है? लिंग लकार को झलादि लिंग को क्या होता है? झलादि लिंग को कितवत होता है। तो झलादि लिंग बोलने पर केवल शिष्ट ही मिलेगा हमको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपने आत्मनेपद क्यों जोड़ा? कह रहे हैं हमने आत्मनेपद इसलिए जोड़ा कि जो सिच मिलेगा वो परस्मै पद में भी सिच होता है और आत्मनेपद में भी सिच होता है। तो परस्मै पद में सिच में ना हो, आत्मनेपद में सिच हो, तो आत्मनेपद के संबंध के लिए सिच का संबंध किसके साथ में बैठा? आत्मनेपद में। तो आत्मनेपद का संबंध सिच के साथ में बैठा। समझ में आया महोदय? उत्तमम स्पष्टम। तो मानी महोदय ये जो लिंग सिचा आत्मनेपदेषु हुआ का अनुवृत्ति हो गया ना ये? हाँ, ये इसमें अनुवृत्ति आई है, ठीक है, उष्टा में, ठीक है, बिल्कुल पूरी अनुवृत्ति आई है उष्टा सूत्र में, ठीक है। अब ये हो गया, आपके दो सूत्र क्लियर हो गए, ठीक है। आपको पूरा बता दी कहाँ पर प्राप्ति हो सकती, कहाँ पर प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर प्राप्ति हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब ये आया वागमः सूत्र। अब देखिए क्रम से चल रहे हैं ये। एक बात याद रखिएगा कि उश्च वागमः, ठीक है ना, ये जो लिंग सिचावात्मनेपदेषु उश्च वागमः, जब ये आपके अतिदेश के सूत्र हो जाएंगे ना, तो मैं एक बार आपको अष्टाध्यायी के क्रम से समझाऊंगा, ठीक है। आपके एक बार हो जाए तो मैं आपको अष्टाध्यायी के क्रम से समझाऊंगा, और कुछ नहीं होंगे तो उनको मैं समझाऊंगा, क्योंकि अष्टाध्यायी के क्रम से समझने पे तो ये मान लीजिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सूत्र आया वागमः सूत्र हमारा। ये कहता है कि गम धातु को भी क्या होता है, मतलब गम धातु को भी गम धातु से परे अगर सिच मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा? लिंग मिलेगा। क्या मिलेगा बोले? लिंग मिलेगा। हाँ, जैसे मतलब यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, कि गम धातु हमारी गम धातु, जैसे देखिए गम धातु हमारी ना, तो ये हम पहली बात तो ये परस्मै पदी है। कैसी है? परस्मै पदी। अब परस्मै पदी है तो इसका मतलब तो फिर इसको तो आत्मनेपद में शिष्ट मिलेगा ही नहीं इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं आत्मनेपद में शिष्ट मिलने से फायदा ही क्या है, क्योंकि ना तो ये धातु आपकी इकंत है कि लिंग सिचावात्मनेपदेषु से इसके बाद में शिष्ट प्रत्यय वो कितवत हो जाए, और नहीं ये धातु आपकी विकारांत है। तो सूत्र ने कहा कि गम धातु को क्या बोला, ये समुत्सर्ग मत छोड़िए, गम धातु के बाद में आत्मनेपद में शिष्ट और सिच क्या होते हैं? कितवत होते हैं। तो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि गम धातु के बाद में हमको शिष्ट जो होगा, गम धातु के बाद में जो शिष्ट मिलेगा वो शिष्ट कैसा होगा हमारा? कितवत होगा। कैसा होगा? कितवत। पर कह रहे, फिर सूत्र ने कहा अरे भैया गम धातु तो आपकी परस्मै पदी है। कैसी है? परस्मै पदी। तो आत्मनेपद तो आपको मिलेगा ही नहीं, और जब आत्मनेपद नहीं मिलेगा तो शिष्ट कैसे बन जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक मिनट रुकिए, समोगमृच्छिभ्याम। उन्होंने क्या कहा? समोगमृच्छिभ्याम, कि जब गम धातु में और रिच्छ धातु में, इसमें दो धातु है, गम और रिच्छ, ठीक है ना,
गम और रिच्छ धातु में हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वो धातु परस्मैपदी है, पर वो आत्मनेपदी बन जाती है। क्या बन जाती है? आत्मनेपदी बन जाती है जब अर्थात सम उपसर्ग लगेगा। हाँ, गम धातु परस्मैपदी रहेगी, पर जैसे ही इससे हम सम लगाएंगे तो ये सम लगाने पर ही कैसे बन जाएगी हमारी? आत्मनेपदी। अब आत्मनेपदी बन जाने के बाद में ये प्रत्यय आपका कितवत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको शिष्ट मिलकर कितवत होगा कि नहीं होगा? कितवत। तो जब तक आप ये चीज को ध्यान रखिएगा, गम धातु आपकी परस्मैपदी है, पर उसको जब आप सम उपसर्ग लगाते हैं तब वो आत्मनेपद बन जाती है, और आत्मनेपद बनने के बाद उसको आत्मनेपद में आपको क्या करना है? कितवत करना है। ठीक है, ये समझ में है? अब देखिए इडागम, इडागम, इडागम आपने पढ़ा है इसलिए आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? जो चीज आपने पढ़ी है उसको आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आपने ये भी पढ़ा है स्वरति सूति सुनियति धुनियति। महोदय, एक गम धातु के लिए शंका थी। बोलिए। ये सिर्फ शीष्ट लगने के बाद मतलब वहीं पे परस्मैपदी का आत्मनेपदी होगा, या सभी लकारों में सम उपसर्ग लगने के बाद ये धातु आत्मनेपदी भी चलेगी? दरअसल हमें क्या समझना होता है, देखिए सूत्र ने कहा कि सम धातु और सम उपसर्ग लगाने पर धातु आत्मनेपद बनती है। उन्होंने ये चर्चा ही नहीं करी किस लकार के परिणाम पर होती है। ठीक है, अगर सम लगा तो आत्मनेपद होगी और सम नहीं लगा तो आत्मनेपदी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गम धातु है, गम से आप लोग क्या बनाते हैं? गच्छति रूप बनाते हैं। हाँ, तो जब गम धातु आपकी में सम लगा दे तो संगच्छते। अच्छा, तो सारे लकारों में वो आत्मनेपदी चलेगी। हाँ, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब है कि सम उपसर्ग लगा होगा। ठीक है जी जी महोदय, धन्यवाद। स्वरति सूति सूयति धुनियोदित होगा। इसमें कुछ धातुओं का उल्लेख किया, स्वरति से सूरी धातु, सूति से सु धातु और सूयति से दिवादिगण की सु धातु। धुई धातु क्रियादिगण की धुई धातु, मतलब दो धातु में धुई, तो उनके धुई धातु को इनके बाद उदित धातुओं को क्या होता है? विकल्प से इडागम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विकल्प से इडागम मतलब एक पक्ष में ये सेठ रहती है और एक पक्ष में अनिट रहती है। तो लिंग शिचा आत्मनेपदेशी सूत्र की अनिट पक्ष में प्रवृत्ति हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अच्छा किशोर महोदय, ये अंजू धातु है, अंजू। ठीक है, क्या इसके बाद में शिष्ट प्रत्यय मिलेगा तो वो कितवत होगा क्या? वो मैं पता नहीं, याद नहीं। होगा होगा क्योंकि ये वेट है ना धातु, आजादी तो हलादी एक पक्ष नहीं में होगा। तो आत्मा हलादी और आजादी का कुछ है, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आजादी है ये, आजादी है इसमें। आजादी नहीं, एक संज्ञा अंज बचेगा, एक संज्ञा अंज बचेगा, हलंत है, पर उपधा में इक नहीं है इसके। हाँ, उपधा में एक नहीं है, उपधा में इक नहीं है, तो उपधा में इक किसके मिल रहा है? जैसे मान लीजिए उपधा में ब्रीहु, ब्रीह है, ब्रीह, इसमें उपधा में इक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। और हलंत भी है, स्त्रीहु में भी, ये भी हलंत है। देखिए माता जी पुस्तक में ब्रीह धातु का पाठ किया कि नहीं किया? नहीं किया है। चलिए देखते हैं, होगा सर कुछ विशेष प्रयोजन होगा। हो सकता है कि ब्रीह धातु परस्मैपदी होगी। अगर ब्रीह धातु धातु आत्मनेपदी होनी चाहिए। वृह धातु तो वेट है ना? नहीं, वेट से, वेट तो है महोदय। हाँ, वेट से तो एक शर्त घट जाएगी, पर हमको आत्मनेपदी तो चाहिए। अगर परस्मैपदी हुई धातु तो कैसे हो पाएगा कार्य? ठीक है ना? तो चलिए अब चलते हैं आगे। सामान्य अंग कार्य, ये सब आपको एक बार देखें जी। महोदय एक मिनट, ये पूछना था कि वो तीनों शर्तें एक साथ घटित होनी चाहिए? बिल्कुल, तीनों शर्तें। पहली शर्त क्या है आपकी? एक भी कम होगी तो वो लागू नहीं होगा? नहीं होगी। जैसे पहली शर्त क्या है आपकी? देखिए इगंत कि इगंत हलंत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? हाँ, इगंत हलंत और आत्म इगंत अंत में इगुपद हलंत। अच्छा, इगुपद हलंत, सॉरी ये था बाबा हलंत भी, इगुपद हलंत। ठीक है, पहली शर्त ये होगी। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है? इसके बाद में आपका जो लिंग और सिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंग से, लिंग और सिच होना चाहिए। और या जी, और मतलब एंडी और की अथवा? अथवा, अथवा सिच होना चाहिए। ठीक है ना? या तो लिंग हो या फिर सिच हो। और वो लिंग भी कैसा होना चाहिए? झलादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
तो झलादि हमें कब मिलता है? जब हमारी धातु अनिट होती है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, तभी हमारी अनिट धातु होती है। तो अनिट भी होनी चाहिए, हमारा अनिट भी होनी चाहिए, इगुपद हलंत भी होनी चाहिए, और उसके बाद में जो प्रत्यय है झलादि लिंग सिच, ये क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या, झलादि लिंग होना चाहिए, इसलिए मतलब समझ लीजिए सीधा शिष्ट होना चाहिए। क्या चाहिए? शिष्ट होना चाहिए। और शिष्ट आपको कब मिलेगा? जब आपकी धातु आत्मनेपदी होगी। ठीक है। अगर धातु आपकी परस्मैपदी होगी तो उसमें प्राप्ति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। फिर कार्य करना क्या है उसमें? जब परस्मैपदी है तो ये सब अगर देख लीजिए, अगर परस्मैपदी हुई तो इन सब का विचार ही मत करिएगा, ठीक है ना। ठीक है। अगर सेठ हुई तो भी इन सब का विचार मत करिएगा, ठीक है ना। अगर आपकी धातु अनिट परस आत्मनेपद भी है, अनिट भी है, मतलब वो तीनों एक साथ चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में मनीष जी महोदय, ये जो पुस्तक में है ना, अतिदेश दिया बाद में इडागम दिया, लेकिन माता जी बोल रहे हैं कि पहले इडागम होना चाहिए बाद में अतिदेश, तो उसका मुझे वो लॉजिक नहीं समझ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे हमको इडागम, जैसे हमने पहले इडागम, हम माता ही कह रही है पहले इडागम करिए, ठीक है ना। पहले इडागम का विचार करिए, हाँ इडागम का विचार करिए। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे पच मुच नहीं, या फिर जैसे मान लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए मुच धातु है, आप कौन सी है? मुच धातु है, और इसके बाद में आप प्रत्यय लगा रहे हैं शिष्ट प्रत्यय। वैसे तो ये धातु आपकी अनिट है, कैसी है? अनिट है। पर ये मान लीजिए आपने विचार किया, पहले आपको क्या इट का विचार करना है, किसका विचार करना है? इडागम का। माता ये कहते हैं पहले इडागम का विचार करिए। तो इडागम का विचार करने पर पहले आपने देखा कि इट है, इट होगा कि नहीं होगा। अगर इट होगा तो उसके बाद में ये झलादि नहीं मिलेगा, तो अतिदेश कर पाएंगे क्या आप? नहीं कर पाएंगे। अतिदेश की मतलब, अतिदेश करने के लिए आपको झलादि है कि आजादी है ये चाहिए, और झलादि है कि आजादी है वो कब हो पाएगा? जब आप इट आगम करेंगे पहले, तभी हो पाएगा। कि मान लीजिए अगर आपने पहले आपने क्या करा कि मुच धातु है, ये मान लीजिए मुच धातु आपकी सेठ है, कैसी है? मुच धातु सेठ है, तो आपने सोच लिया कि मुच धातु आपकी सेठ है, और फिर आपने देखा कि पहले से इट आगम नहीं किया और पहले अतिदेश कर दिया, तो आपको बाद में झलादि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? झलादि मिल रहा है। मान लीजिए आत्मनेपद भी है, सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया आपका, पर लेकिन जब आपने इसे कितवत बना दिया, और कितवत बनाने के बाद अतिदेश करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? इट आगम कर रहे हैं। तो जिस कारण जिस झल को मान करके वो धातु हमने मतलब उस प्रत्यय को हमने कितवत किया था, वो झल तो अब हट गया, वो झल तो अब इट हो गया, मतलब आजादी हो गया, ठीक है ना। इसलिए पहले आपको विचार करना पड़ेगा कि इट आगम होगा कि नहीं होगा, उसके बाद ही आपको ये करना है, ठीक है महोदय? ठीक है। हाँ, अब इसके बाद पूर्व पर से कोई संबंध नहीं है ना उसको? नहीं, पूर्व पर से कोई संबंध नहीं है। बात यही है कि जैसे मान लीजिए कि पहले आपने प्राप्ति करवाई, और जिस कारण से आपने प्राप्ति करवाई थी वो कारण ही हट गया, वो कारण ही हट गया। जैसे मतलब कि चलिए इतना से इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? ठीक है। अब सूत्र आपका लिंग सिचोर आत्मने पदेशु, क्या सूत्र महोदय? लिंग सिचोर आत्मने पदेशु सूत्र है ये सूत्र। और आपको एक अगला सूत्र इसका लिंग सिचोर आत्मने पदेशु, और अगला सूत्र है ऋतश्च संयोगादेहु। ये दोनों सूत्र समझने हैं आपको, ठीक है ना? थोड़ा सा फर्क है 1 to 11 में और 7 to 42 में, लिंग सिचोर और लिंग सिचवात में। बिल्कुल, इसमें लिंग सिचा, देखिए मैंने लिंग डाला तो लिंग सिचा और लिंग सिचो और आत्मनिपदेशु भी सेम है, सब कुछ सेम है, पर केवल किसका से अंतर है? ओ, इसमें आव है और इसमें ओर है, आव और ओर का अंतर है केवल, और सब कुछ सेम है। हमने लिंग सिचा आत्मनिपदेशु क्या करता है? ये अतिदेश सूत्र है। कौन सा सूत्र महोदय? अतिदेश। और ये जो सूत्र है इसको आप समझ, हमको अतिदेश सूत्र तो समझ चुके हैं, हम ये से समझना है। हमेशा जब भी सूत्र समझना होता है ना, तो हम लोग हमको क्या करना चाहिए? हमको ये देखना चाहिए
तो देखिए ब्रीतो वा से ब्री की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो ब्री की अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं आ रही है? ब्रीतः से ब्री की। ये सूत्र कहता है कि ब्री धातु, कौन सी धातु महोदय? ब्री धातु को ब्री धातु को क्या है? ब्री धातु हमारी कैसे सेट है कि पहले बताइए, ब्री धातु कैसी है हमारी? अनिट है कि सेट है? सेट है। सेट है ना। ये सूत्र विकल्प कर देगा, मतलब ये वेट कर देगा। क्या कर देगा? ये ये बस वेट कर देगा। कब कर देगा वेट? तो ये कहता है कि ब्री धातु कैसी होती है? वेट हो जाएगी। कब? जब उसको बाद में लिंग और सिच मिलेगा आत्मनेपद में। लिंग और सिच के आत्मनेपद में वो कैसी होती है? वेट होती है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर कुछ झलादी बोला गया है। यहाँ पर बोला कि वलादी होने के कारण इट की प्राप्ति होगी, पर आपको वेट करना है, ठीक है। अर्थात जैसे देख लीजिए, आपकी ब्री धातु है। कौन सी धातु है? ब्री धातु है आपकी। अब ब्री धातु आपकी, आपने शिष्ट प्रत्यय लगाया, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसमें सोचा कि पहला ये धातु हमेशा क्या है? ये ब्री धातु आपकी सेट है। कैसी होता है? सेट है। तो ये सेट होने के कारण इसको क्या होता है? इट का आगम होता। और जब इट का आगम हो जाता, इसके आगम होने के बाद भी आजादी मिलता, झलादी नहीं मिलता, तो उष्ट सूत्र की प्रवृत्ति हो पाती क्या? नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। जब उष्ट सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी तो कित होगा क्या? नहीं होगा। जब कित नहीं होगा तो क्या होता है? इसको गुण हो जाता। क्या हो जाता है? इसको री को गुण होकर क्या बनता? बर बनता। बर क्या बनता? रूप वरिशिष्ट। केवल ये रूप बनना चाहिए था, केवल ये रूप बनना चाहिए था, पर इस सूत्र ने कह दिया कि लिंग लकार के परे होने पर और सिच के परे होने पर ब्री धातु के कैसे होती है? वेट होती है। कैसे होती है? वेट होती है। अब जब ब्री धातु आपकी ब्रेट हो गई तो इसका मतलब एक पक्ष में हमने इट आगम कर दिया और एक पक्ष में इट आगम नहीं करेंगे। तो जब हमने इट आगम नहीं किया तो शिष्ट का शिष्ट ही रहेगा, और जब शिष्ट रहेगा तो ऋकारांत धातु है कि नहीं है? तो उष्ट सूत्र से ऋकारांत धातु के बाद में जब भी आपको क्या मिलेगा? झलादी लिंग मिलेगा तो आपने तो आपको क्या मतलब शिष्ट मिलेगा, तो शिष्ट को क्या हो जाएगा? कितवत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कितवत हो जाएगा। इसका मतलब क्या? कितवत होने पर, कितवत होने का मतलब ये है कि अब इसको री को गुण नहीं होगा तो विशिष्ट बनेगा। क्या बनेगा? विशिष्ट। और री है पूर्व में तो वो तो हो ही जाएगा। जैसे देखिए बनाए कि नहीं बिना यहाँ पर? विशिष्ट, विशिष्ट, वरिशिष्ट। कहने का मतलब ये है कि ये धातु सेठ है तो केवल एक ही रूप बन रहा था, वरिशिष्ट, ठीक है। अब ये धातु वेट हो गई, ठीक है, तो दो रूप बन गए, एक विशिष्ट और एक परिशिष्ट, ठीक है। तो इसने तो केवल ब्री धातु को वेट करने के लिए कहा। अगला सूत्र आया, उसने क्या कहा कि रिदंताद धातो संयोगादे उत्तरयो लिंग, कि अगर आपकी ऋकारांत धातु होगी और वो कैसे? संयोग पूर्व, संयोग आदि। कैसे होगी? संयोग आदि यदि ऋकारांत धातु होगी तो आपको क्या करना है? उसमें भी आपको विकल्प से करना है। कैसे करना है? उसमें भी जैसे मान लीजिए कि ये ध्रुवी धातु है, ठीक है। ये ध्रुवी धातु कैसी है? कोई बता सकता है अपने से? सेठ है कि अनिट है? धातु सेठ है। ये ऋकारांत है। ऋकारांत में केवल दो ही धातु सेट होती है। ऋकारांत में केवल दो ही धातु सेट होती है, ब्रिय और ब्रिंग। होती ही नहीं होती? बताइए। हाँ। तो ये ध्रुवी धातु आपकी अनिट थी। कैसी थी? अनिट थी। इस कारण से क्या हुआ कि इसमें केवल कौन सा? शिष्ट प्रत्यय लगना चाहिए था। कौन सा प्रत्यय लगना चाहिए था? अनिट होने के कारण केवल शिष्ट लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? हाँ, बराबर। पर इस सूत्र ने कह दिया कि यदि ऋकारांत हो और कैसी हो? संयोग आदि हो,
तो ऋकारांत है, पहला हमने देखा री है अंतिम में, तो ऋकारांत हो गई। और संयोग आदि में है कि नहीं है धा और बा का संयोग, तो संयोग आदि भी हो गई। तो इस संयोग आदि होने के कारण क्या हो गया कि अब ये धातु वेट हो गई। कैसे होगी? वेट, अर्थात एक पक्ष में शिष्ट लगेगा और एक पक्ष में क्या लगेगा? विशिष्ट। ठीक है, अब देखिए, चलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया ना? हाँ। अब इसके बाद में सामान्य अंगीकार आपको सब कुछ, जितने भी सामान्य अंगीकार में सारे सूत्र आएंगे वो सारे आपने पढ़ रखे हैं। इसके बाद में सब कुछ ये सत्व विधि, सत्व विधि का सूत्र क्या है? आदेश प्रत्ययो को। ठीक है ना? सत्व विधि का सूत्र क्या है? आदेश प्रत्ययो। इसको पूर्व में क्या चाहिए होता है बताइए सत्व करने के लिए? इण को, अर्थात इण का वर्ग। अब देखिए एक सूत्र है, दो सूत्र हैं, ये सूत्र दो नए सूत्र आए हैं। इन दो नए सूत्र आने के बाद हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इन दो सूत्रों को समझ लेते हैं। एक चीज और, आपने देखिए अब तक सूत्र पढ़े वो लिंग और सिच में लग रहे हैं, लिंग और सिच में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? 5 सूत्र आपने नए पढ़े। पहला एक लिंग सिचावात्मनेपदेषु उश्च वागमः, और लिंग सिचोरात्मनेपदेषु, और कौन सा था एक ऋतश्च संयोगादे। ये पांचों के पांचों सूत्र आपके लिंग में भी लग रहे हैं और सिच में भी लग रहे हैं। इसका मतलब जब आप लुंग लकार पढ़ेंगे तो ये 5 सूत्र आपके वहां पर भी लगेंगे। मान लीजिए बाई चांस किसी को नहीं समझ में आए यहाँ पर, तो वहां समझ में आ जाएंगे। यहाँ तो समझ में आएंगे होंगे, वहां पर भी आएंगे, इसलिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब ये सूत्र कहाँ लगता है ये भी समझ लीजिए। इसको भी, इस सूत्र को थोड़ा अच्छे समझेंगे। पहली बात तो एक, ये क्या करता है? ये धा को ढा करता है। क्या करता है? धा को ढा करता है। आपको इसका कार्य समझ में आया? ठीक है ना? कार्य क्या है इसका? धा को ढा बनाएगा। अब हमें ये समझना है कि किस धा को ढा बनाएगा, किस शर्त पे बनाएगा। ठीक है, इणः शीध्वम लुंग लिटाम ढोंगात। इणः में पंचमी विभक्ति है, अर्थात इण से परे कार्य करेगा। कहाँ करेगा? इण से परे। हमने पहले समझा है कि पंचमी विभक्ति होती है तो बाद वाले को कार्य होता है। ठीक है ना? उससे बाद वाले को कार्य होता है, अर्थात इण से बाद में कार्य होगा। अब कहाँ कहाँ कार्य होगा? तो कह रहा है कि शीध्वम, मतलब शीध्वम हमें कब मिलेगा बता सकते हैं कोई? मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ, लिंग लकार, आश्रय लिंग लकार के आत्म करने। शिष्ट सियास्ताम, शिष्ट सियास्ताम सीरन सीथाः शिष्ठाः सियास्थाम शीध्वम। बनेगा कि नहीं बनेगा? शीध्वम बनेगा, शीध्वम। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि शीध्वम ध के मतलब धा को क्या होता है, धा के स्थान पर आपको क्या करना है? ढा करना है। क्या करना है? मूर्धन्य बोला है। देखिए मूर्धन्य की अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं आ रही है? अधिकार चल रहा है मूर्धन्य का। किसका अधिकार चल रहा है? अगर धा के स्थान पर मूर्धन्य करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले मूर्धन्य वर्ण होते कौन कौन से हैं? ऋतु रसाणाम मूर्धा। अच्छा हाँ, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब हमने देखा कि पहला क्या है? री होता है, तो हम स्वर व्यंजन के स्थान पर स्वर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने कहा चलो व्यंजन ही करेंगे। तो फिर हमने देखा कि मूर्धन ऋतु रसायन ट आया। क्या आया? ट। अब टवर्ग मतलब टवर्ग, ये ध आपका चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है? तो टवर्ग में भी चतुर्थ वर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चतुर्थ वर्ण क्या होगा आपका? ढ होगा। आपका स्वास्थ्य ठीक है? तो क्या हो गया कि हमने धा को ढा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब किस किस के धा को ढा में कन्वर्ट करेगा? तो देखिए इण से पूर्व में क्या होना चाहिए? इण होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? पूर्व में इण होना चाहिए, और उसके बाद में शीध्वम
अर्थात लिंग लकार, लुंग लकार में आपको धा मिलेगा और लिट में धा मिलेगा। बोलिए शीध्वम के धा को, शीध्वम के धा को, लुंग के धा को, लुंग के धा को और लिट के धा को, और लिट के धा को। इन तीनों के धा को क्या कर देगा? ढा कर देगा। क्या कर देगा? ढा कर देगा। तो पूर्व में क्या चाहिए इसको? पूर्व में इण चाहिए। इण अर्थात ई और उ। सही कहा मैंने? इण अर्थात ई और उ। सही कहा क्या मैंने? इसी इण तो इसमें बाद वाला आएगा ना, मतलब लण तक आएगा ना इण में। हाँ, यही सुनना चाहता हूँ कि इण मतलब ई और उ। ई और उ मत समझिएगा। इण मतलब संक्षेप नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल। इण मतलब ई उ रिल री ए ओ आई औ। हो गया ए ओ आई औ, फिर हा या वा रा, फिर ला। इतने वर्ण आएंगे आपके। ठीक है। यदि आपका अंग इणंत हो, कैसा होना चाहिए? इण अंत में होना चाहिए। आपके अंग के अंत में इण होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है अस्मिन् सूत्रे इण इति स्पष्टम उक्तम अस्ति अतः इण को इत्यस्य अनुवृत्ति न भवति। कि इसमें इण को की अनुवृत्ति भी आ रही है ना? इण को की अनुवृत्ति भी आ रही है और फिर भी इसमें इण पढ़ दिया। जब इण को की अनुवृत्ति आ रही है तो दोबारा इण क्यों पढ़ रहे हो आप इसमें? तो इसमें मतलब क्या है कि इण को की अनुवृत्ति आ रही है, इस पहले वो इण और कवर्ग दोनों के परिवहन पर कार्य करता है, पर हमारी इच्छा क्या है? केवल इण के इण पूर्व में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व में केवल इण पूर्व में होना चाहिए, कवर्ग बाद में पूर्व में नहीं होना चाहिए। कवर्ग पूर्व में नहीं होना चाहिए। इसलिए इण को की अनुवृत्ति को अर्थात अधिकार को रोकने के लिए इण पढ़ा गया। ठीक है। अब ये सूत्र का कार्य समझ में आया आपको? ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी धातु है च्यू धातु है। कौन सी धातु है? च्यू। च्यू धातु है और बाद में आपका प्रत्यय आया सीध्वम। क्या आया? अब बताइए च्यू, ये सीध्वम, ये अनिट धातु है। कैसी धातु है? अनिट धातु। अनिट है, इसका मतलब क्या है? इट का आगम नहीं होगा। तो सीध्वम मिला हमें। तो सीध्वम को क्या कर दिया हमने? ऊ को क्या कर दिया हमने? ऊ को आदेश प्रत्ययों से सा को, ऊ को देख करके सा को हमने क्या कर दिया? शा कर दिया आदेश प्रत्ययों से। अब देखा हमने कि ये धातु इणंत है कि नहीं है? इस धातु के अंत में इण है कि नहीं है? बताइए। इण अंत में है। तो इण अंत में होने के कारण हमने शीध्वम के धा को क्या कर दिया? ढा कर दिया। क्या कर दिया? तो अब और च्यू को, इस शीध्वम को, ये कित तो नहीं होगा क्योंकि रिकारांत नहीं है। तो इसको देख करके च्यू को गुण कर दिया तो क्या बन गया? च्यो बन गया। ठीक है। आपका रूप क्या बना? देखिए च्योशीध्वम बना कि नहीं बना? च्योशीध्वम। समझ आया संदीप को? देखिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। नहीं, आपने वैसे पढ़ा है, आपने तो वैसे पढ़ा है ना पहले ये सूत्र। ठीक है। तो अब इसको और घटाएंगे ना, जब जैसे जैसे घटाएंगे, देखिए जितने सूत्र आपने पढ़े हैं ना, ऐसा मतलब नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो आपको आ गए होंगे, नहीं। अभी हम आगे घटाएंगे ना प्रक्रिया, तब आपको पता लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद एक सूत्र और है। क्या सूत्र है ये? इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि विशेष सूत्र इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। विशेष सूत्र बहुत सारे हैं, इसलिए आपको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगला सूत्र है, क्या है? विभाषेतः। क्या सूत्र होता है? अब देखिए इसमें एटः मतलब नहीं है, ईटः है। क्या है? इटः। विभाषा इटः। कौन सी संधि हुई इसमें? आद गुणा से गुण हो गया। ठीक है। तो विभाषेतः बन गया आपका। अब देखिए ये कह रहा है कि आपकी धातु इणंत है। ठीक है। आपका शीध्वम का धा है। ठीक है। अगर उनके बीच में इट आकर के बैठ गया, क्या आकर के बैठ गया? इट आकर के बैठ गया, तो शीध्वम के धा को जो ढा हो रहा है वो विकल्प से होगा। कैसे होगा? विकल्प से होगा। विकल्प से। अगर इट नहीं होगा, मतलब इट नहीं होगा तो नित्य ढा होगा, और यदि इट हो जाएगा
तो विकल्प से होगा। जैसे हमने देखा अभी च्यू धातु थी हमारी, कौन सी धातु थी? तो ये च्यू धातु अनिट थी, इसलिए इट नहीं हुआ, इसलिए एक रूप बना नित्य चोशीध्वम। ये जो हमने ढा करा ये नित्य करा हमने, कैसे करा? नित्य। पर लेकिन जब हमने लू धातु ली, कौन सी धातु ली? लू। हाँ, ये लू धातु कैसी हमारी? सेठ है। कैसी महोदय? सेठ। इसका मतलब कि इधर इट आए, हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे? इशीध्वम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इशिध्वम। अब वो शीध्वम है और इसके बीच में इट है कि नहीं है? अब ये जो धा को जो ढा होगा ये विकल्प से होगा। कैसे होगा? विकल्प से। एक बार अब लू को लो कर दीजिए, लू को क्या कर दीजिए? लो, और इसके बाद में ई है तो लो को क्या हो जाएगा? अब आदेश होकर क्या बन जाएगा? लव। क्या बन जाएगा? लव। एक बार रूप बनेगा लविशीध्वम और एक बार रूप बनेगा लविशीध्वम। पता कि नहीं मैं बताइए? एक बार लविशीध्वम और एक बार लविशीध्वम। समझ में आपको? ये सूत्र थोड़ा टेढ़ा सा है, हल्का सा नहीं समझ में जब आएगा जब आपको प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और अगर बीच में इट आ रहा है इसका मतलब विकल्प से ढा होगा, और यदि इट नहीं आ रहा है तो नित्य ढा होगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब 12 मिनट बचे हमारे पास। पुस्तक में एक प्रिंटिंग एरर है, विभाषेट में वो नहीं शब्द काट दीजिए। यहाँ इनकी अनुवृत्ति है, वहाँ नहीं है, ऐसा प्रिंट हुआ है। हाँ, और नहीं शब्द काट दीजिएगा। कहाँ पर महोदय? इसमें विभाषेट सूत्र में अनुवृत्ति इनको की है, लेकिन इन नहीं, इनकी है। जो प्रिंटिंग एरर है वो नहीं काट देना है, उतना ही मिस्टेक, और कोई नहीं है उसमें। इनको का तो एक्सप्लेन कर दिया मनीष जी ने। इनको को स्टॉप करने के लिए इन इंडिकेट किया आगे के सूत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको को रोकने के लिए ही किण पड़ा गया। ठीक है ना। अभी विभाषेट में नहीं शब्द काट दीजिए पुस्तक में से, तो बाकी ठीक है जी। ठीक है ना। इण की अनुवृत्ति आ रही है, देख रहे हैं? इण की अनुवृत्ति आई। तो अब इसलिए अर्थ में भी, काशिका में भी देखिए क्या लिखा है? इण लिखा है। काशिका ग्रंथ में, इतने बड़े ग्रंथ में भी इण लिखा है, कवर्ग नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इण को पहले, अगर इस सूत्र में इण नहीं पढ़ते तो क्या लिखता? इण को से इण को की अनुवृत्ति आदि लिखना पड़ता है। इण को हो परस्मात्, ये लिखना पड़ता। ठीक है। अब चलते प्रक्रिया में महोदय, काफी देर हो गई, काफी सूत्र पढ़ लिए हमने, 6-7 सूत्र पढ़ लिए। ठीक है। आपकी आकारांत धातु आएगी कोई भी, हमने एक बात देखिएगा, हमने आकारांत धातु के लिए कोई भी सूत्र नहीं पढ़ा। कोई भी, जितने भी विशेष सूत्र पढ़े हैं इनमें से कोई सभी आकारांत धातु के लिए लग रहा है क्या? पढ़ा क्या? बताइए। नहीं पढ़ा। पहला जो सूत्र था हमारा कौन सा? लिंग सिचोरात्मने पदे, लिंग सिचावात्मने पदेशु। वो कैसी धातु करता है? इगंत धातु। हलंत धातु होनी चाहिए। तो देखिए इसको कैसे चाहिए? धातु चाहिए हलंत। तो यहाँ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर हलंत है, इसका मतलब यहाँ पर तो प्रवृत्ति होगी नहीं। उच्च, वो रिकारांत धातु मांगता है। कैसे धातु मांगता है? रिकारांत। ये आकारांत है, इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। वागमः, वो गम धातु में करता है, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। लिंग सिचोरात्मने पदेशु, वो व्रिय और व्रिंग करता है, ये व्रिय, ये भी व्रिय व्रिंग नहीं है। और कौन सा सूत्र है? ऋतश्च संयोगादेः, वो भी किसको करता है? रिकारांत को करता है, संयोगात। ये तो आकारांत है, इसलिए कोई सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी विशेष सूत्र की। इसलिए आपने क्या करा? केवल जितनी भी आकारांत धातु होंगी उनको आपको केवल क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? मतलब केवल जोड़ देना, केवल जोड़ देना है। ठीक है। और यदि वो एजेंट होगी तो उसको आकारांत बनाकर जोड़ देना है, पर केवल जोड़ना है। ठीक है। रूप सेम इसी प्रकार बन जाएंगे, दासीष्ट, दासी आस्तान, दासीन। ठीक है। अब चलते हैं, जैसे ही हमने इकारांत धातु में प्रवेश किया तो हमको इण मिलने लगेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किशोर महोदय, जैसे ही आप इकारांत धातु में प्रवेश करेंगे तो आपको इण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इण मिलेगा। अर्थात ये तो धा को ढा करने वाली प्रवृत्ति होने लगेगी। पर याद रखिएगा, जब अनिट धातु से लगाएंगे, इणंत धातु हुई पर अनिट हुई तो नित्य करिएगा ढा, और यदि सेठ हुई तो विकल्प से करिएगा। अब देखिए
आपकी धातु आई कौन सी? नी धातु आई। कौन सी धातु आई? नी धातु। आपने नी धातु के लिए कोई अतिदेश सूत्र पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। आपने या तो हलंत धातु के लिए पढ़ा है अतिदेश सूत्र, या फिर विकारांत धातु के लिए पढ़ा है, या फिर गम धातु के लिए पढ़ा है। ठीक है ना? इकारांत धातु के लिए कोई नहीं पढ़ा। तो आपने क्या करा? कुछ नहीं होगा, शिष्ट को देख करके नी को गुण करके तो ने, तो नेशिष्ट नेशियास्ताम नेशीरन नेशिष्ठाहा नेशियास्ताम। यहाँ क्या हो गया? बस यहाँ पर ढा को ढा हो गया, नेशीध्वम क्या बन गया? नेशीध्वम। क्यों हुआ? एक इणंत धातु है, इणंत अंग है आपका। अंग कैसा है? इणंत अंग है, और शीध्वम के धा को ढा कर दिया। पर यदि ये अगर इस जो इणंत अंग है, यदि इसके बीच में इट आकर बैठ जाता, क्या आकर बैठ जाता? तो विकल्प से ढा होता। ठीक है ना? अब जैसे देखिए ली धातु है, इसलिए आपने पढ़ा है ली धातु के लिए विभाषा लीयते। ठीक है, क्या करता है ये सूत्र, बता सकते हैं कोई? विकल्प से ली धातु का रूप बनेगा। ली धातु को विकल्प से आत्व करता है। क्या करता है? आत्व करता है। कब करता है? एच विषयता में। एच विषयता अर्थात जब ली धातु को गुण वृद्धि होकर के ए या आई बनने वाला हो, तो क्या हो जाएगा? उसको ए आई ना बन करके क्या हो जाएगा? उसको आ हो जाएगा एक पक्ष में, और एक पक्ष में ला रहेगा। देखिए जब ला आदेश हो जाएगा तो ला प्लस शिष्ट ला शिष्ट, और जब ला आदेश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ले प्लस शिष्ट ले शिष्ट। उस प्रक्रिया वही रहेगी, बस जब आप इसमें ले शीध्वम बनेगा। क्या बनेगा? ले शीध्वम। पर जब ला रहेगा तो ला शीध्वम बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आकारांत अंग है। क्या है? अगर हम ये कहते इणः शीध्वम लुंग लिटाम ध्वंगात, अंगात पढ़ा गया है, अगर हम अंगात की जगह धातु बोलते तो यहां भी हो जाता। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि अंग से ही होना चाहिए। आपका अंग मायने रखता है कि अंग आपका कैसा है। यहाँ अंग आकारांत है और यहाँ इकारांत है, अर्थात इणंत है। ठीक है? मीनाति मिनोति दिंगाम लपीचा में भी यही स्थिति घटेगी कि माँ धातु, मी धातु और दीन धातु, ये तीनों की तीनों धातु आपकी आत्मनेपदी है। कैसी है? तो ये तीनों धातु आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी होने के कारण आपको क्या करना है? जैसे इनको शिष्ट को देख करके इनको गुण होने लग गया। क्या होने लग गया? गुण। तो सूत्र ने कहते हैं मीनाति मिनोति दींगाम लपीचा, इनको क्या हो जाएगा? आत्म हो जाएगा एच विषयता में। तो मी को जैसे ही में होने लगे तो मे को माँ हो गया, तो माशिष्ट और दाशिष्ट। इसमें ढा होगा क्या बताइए? नहीं होगा, नहीं होगा, ये ना क्योंकि आकारांत अंग है। हाँ, अब सेठ इकारांत धातु वाली कौन सी धातु नहीं? सेठ। अब जैसे आपने देखा सेठ, तो सेठ मतलब इट का आगम होगा, और जो आप जो ढा करेंगे, धा को ढा करेंगे, वो विकल्प से करेंगे। दो कार्य। ठीक है ना? इट का आगम। ये जो मीनाति मिनोति दिंगाम लपीचा सूत्र है, ये मतलब इसमें विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं? विभाषा की अनुवृत्ति आएगी नहीं। जैसे पहला सूत्र है, पहला सूत्र मीनाति मिनोति दिंगाम लपीचा है 6:1:50 देखिए, और इसके बाद में विभाषा सूत्र है विभाषा लीयते। समझ गया, पहले मीनाति मिनोति आ रहा है, उसके बाद विभाषा लीयते। बिल्कुल महोदय, जी जी ठीक है। तो आप देखिए, अब आपकी एक से इकारांत धातु यदि सेट हुई तो दो कार्य करते हैं। एक तो इट का आगम करना है, और इट का आगम करने पर जो कार्य होता है वो तो आपको पता ही है कि गुण होता है, और गुण होने के बाद इट आयादेश होता है। और एक क्या कार्य हो जाएगा कि धा को ढा होगा, पर विकल्प से होगा। कैसे होगा? विकल्प से। क्यों विकल्प से हो रहा है? क्योंकि आपने विभाषे कहा, क्योंकि आपने इट बिठाया बीच में। ठीक है ना? तो देखिए श्री धातु वही महोदय। अब श्री धातु सेट है तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इशिष्ट। अब श्री धातु इशिष्ट है तो श्री को गुण कर दिया, श्रेय बन गया, और श्रेय को अय आदेश कर दिया तो श्रेय प्लस इशिष्ट श्रेय शीष्ट बन गया आपका। ठीक है? रूप तो सारे बन गए, बस जब इसमें गया तो श्रेय शीध्वम दो रूप बने। ठीक है? उकारांत धातु
बस 2 मिनट और रुकेंगे, फिर आपको कई लोगों को परेशानी हो जाएगी। मनीष जी थोड़ा धीरे धीरे बताइए, हम मनीष जी, कोप नहीं कर पा रहे। मनीष जी जी अभी यहाँ रोकते हैं, प्रश्न लेते हैं तो जी, जी, ठीक सबका है। क्लियर हो जाएगा। तो मैं हम उसमें एक मेरा आराम- पहला प्रश्न है, पेज 333 पे जाइए, 333। जी वो मुझे वो ये जो विशेष अनिट हकारण धातु का नहीं समझा, क्योंकि वो ऑलरेडी इनंत कैसे हो गया। कौन सा महोदय? ये धातु लिया है उन्होंने, वह धातु, वह तो इनंत नहीं है, तो वो मुझे नहीं समझा। हाँ वो लिया है। 333 तो बे पेज नंबर 333, 333 विशेष कारण धातु जो अपना स्किप हो गया ये। अच्छा ये तो अच्छा ये वह विशेष धातु इनंत कैसे हो गया, मुझे नहीं समझा। ये ह धातु है, वह, ये जो वह धातु हकारांत है कि नहीं है, और इण में हो आता है, और इण में ह आता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, माय बैड। हाँ या वाह वाह तक हाँ या वह वरदानम। ठीक है ना। वो इन वाला हकार, ही लगा। हाँ, ओके तो आपको इण को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? आकार भिन्न सारे स्वर, आकार भिन्न सारे स्वर, हकार और अंतस, ठीक है महोदय। इस प्रकार सारे स्वर आ जाएगा, हकार भी आ जाएगा और अंतस भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है क्लियर। किसी और का कोई प्रश्न? वो जो आपने बताया रचनानुवाद कौमुदी, तो वो मतलब उसका लिंक प्लीज भेज देंगे। बुक भेजनी है कि लिंक भेजना है? बुक की ग्रुप में डाल दो। मतलब हाँ। लिंक भी भेज दीजिए तो डाउनलोड तो खुद कभी कर सकते हैं। दरअसल बात क्या है महोदय, मेरी बात सुनिए, कि ये जो पुस्तक है इन्होंने जो इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट हैं पुस्तक में। अच्छा। तो क्या है कि जो मेरे पास इसका अभी का एडिशन है, ठीक है ना, या फिर मतलब आज जिसने भी पीडीएफ बनाई है उसने थोड़ी काफी गलती करी है, तो मैंने कुछ 50-60 पेजों की पीडीएफ बना ली है, ठीक है। अच्छा। मुझे टाइम दीजिए थोड़ा, एक दिन का टाइम दीजिए कम से कम, मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, इसकी पीडीएफ बना करके दे दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, नहीं तो इसको खरीद भी सकते ही हैं, मतलब पीडीएफ तो आप खरीद भी सकते हैं, 30-40 रुपए की आएगी, 30-40-50 रुपए की। नहीं, खरीदना तो है ही है, पीडीएफ खाली एक अपनी सुविधा के लिए है। हाँ जी, पीडीएफ अपनी सुविधा के लिए खरीदना पीडीएफ तो है। सुविधा के लिए। और एक चीज और, जब आप मध्य रचना कौमुदी पढ़ लेंगे ना, तो आपकी अगर इच्छा होगी तो आप प्रौढ़ भी पढ़ सकते हैं, पर याद रखिएगा प्रौढ़ में साहित्य भी आ जाता है, उसमें थोड़ा विशेष हो जाएगा, और ठीक है ना। पहले मध्य पढ़ते हैं, प्रारंभिक तो आप लोग व्याकरण इतनी पढ़ चुके हैं, आपको प्रारंभिक की जरूरत नहीं है। नहीं तो भी आप स्टार्टिंग करवाइए, थोड़ा हाँ। देख लीजिए, लेकिन करिए तो एटलीस्ट प्रारंभिक का अभ्यास कर सकते हैं ना, स्व अभ्यास कर सकते हैं महोदय। और ये पुस्तक संस्कृत भारती के साइट पे से खरीद सकते हैं क्या? ये कहाँ संस्कृत मिलेगी भारती, ये साइट तो संस्कृत भारती की साइट पे तो ये तो नहीं पता मेरे को, पर मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। हाँ। कि मुझे अमेज़न से उपलब्ध हो गई थी। हाँ, अमेज़न से भी मंगा सकते हैं। अमेज़न मनीष जी, इसका जो मतलब फ्रंट पेज है, ताकि हम इसको अमेज़न पे या कहीं से ऑर्डर कर सकें, वो आप प्लीज वो भेज दीजिएगा। जी, मैं भेज दूंगा मैं आपको। और लेखक का नाम? हाँ, लेखक का नाम डॉक्टर कपिल द्विवेदी, मैं आपको भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, ठीक है। साइड एडिटर भेज दूंगा, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न का आप पूछ सकते हैं। मतलब प्रश्न नहीं है, एक चीज मैंने अभी नोट की, आपने जब सूत्र बोला ना समोगमृच्छेभ्याम, तो इसको मैं अष्टाध्यायी.com पे देख रहा था, तो वहां पे सूत्र डिफरेंट दिया हुआ है, समोगम रिच्छि प्रच्छि स्वर बड़ा सूत्र है, समोगम रिच्छि प्रच्छि स्वर त्यते श्रुविदिभ्या, ऐसा कुछ सूत्र है। तो वो मैं देख रहा था कि ऐसा क्यों है, तो फिर मतलब एक और बुक में मुझे दिखा कि वहां जैसे माता जी की जो अष्टाध्यायी, उसमें तो सूत्र समोगम रिच्छिभ्याम ही दिया है, तो बाकी जो चीजें हैं वो वार्तिक में लेनी है, तो मैंने जस्ट नोट किया कि हाँ। तो ये देखिए, वैसे तो सूत्र का कई लोग सूत्रों में बहुत वो अलग अलग करते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि अकर्मक प्रयोगेषु सम उपसर्गात सम गर रिच्छ प्रच्छ स्वर्णदि श्रुविद एतेभ्य धातु आत्मनेपद से प्रत्यय भवन्ति, इनसे आत्मनेपद के प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है ना। पर उसमें क्या है कि फिर उस माते उसमें से समोगम रिच्छिभ्याम लिखा है, ठीक है।
और इन्होंने पुस्तक में, तो देख लेंगे इस वैसे तो, पर लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे तो समोगम ऋषि पृच्छी शरत चलते शुभ दिव्या होगा, ठीक है ना। पर अगर माता जी ने करा तो किस कारण से किया, या फिर वार्तिक उसमें प्रयोग करी गई है, वार्तिक के कारण आप कर रही होंगी माता जी, ठीक है ना। और कोई बात आपकी या फिर ऐसा कुछ जो आपको कुछ समझ में आया हो, किसी को एक्स्ट्रा तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। 3 मिनट और है, किसी को कोई प्रश्न है तो, नहीं तो शांति पाठ करके महोदय आपके नई क्लास कब से शुरू हो रही है? नई क्लास नहीं है, यही क्लास है, यही क्लास है, लेकिन शनिवार को भी होगी। शनिवार को अभ्यास वक्त नहीं होगा, और इसकी जगह क्लास ही होगी जी। अच्छा किशोर महोदय, हाँ, निकुंज महोदय को भी सूचना दे दीजिएगा, क्योंकि उनको दे भी वो दीजिए। भी आप मुझे खाली मैसेज दीजिए क्या सिखाने वाले, मैं वो बाकी ग्रुप में भी डाल देता हूँ। जी जी ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है महोदय। और मनीष महोदय पूछना था, अगर किसी सपोज नए मेंबर ने ज्वाइन किया तो उनको समझेगा क्या, मतलब वो अपना अष्टाध्यायी क्लास से नहीं है तो? नहीं, अष्टाध्यायी क्लास से नहीं है, फिर भी देखिए, फिर भी उनको समझ में तो आएगा कुछ चीजें। ये है उनको, देखिए उनको बुक में से जो मैं समझाऊंगा वो तो समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। पर जो मैं व्याकरण की दृष्टि से आप लोगों को समझाऊंगा वो हो सकता है उनको कम समझ में आए थोड़ा। मतलब कि मैं आपको देख करके पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको देख करके मेरी बुद्धि में क्या है कि हाँ यहाँ पर पंचमी विभक्ति या सूत्र में तो आपको यहाँ पर पंचमी दिखती है, इसका अर्थ ये है, आपको पता है सब कुछ। पर जो नया व्यक्ति आएगा उसको क्या है, उसको अर्थ तो मालूम हो जाएगा पर उसको सूत्र नहीं समझ में आएगा अच्छे से। एक चीज और उसमें रिक्वेस्ट एक ही है कि जो नए जोड़ेंगे उनको अगर बैकग्राउंड है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जुड़ सकते हैं, लेकिन बीच में प्रश्न नहीं करेंगे अननेसेसरी जो व्याकरण के रिलेटेड है, नहीं तो सबको डिस्टर्ब होगा। जी जी बिल्कुल। तो उनको ज्वाइन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? बेसिक नॉलेज रहेगा, आपको देखना है कि बीच में वो उनको क्लियरली होना चाहिए कि हम लोग अभी लास्ट नवंबर से अभ्यास कर रहे हैं, कितने महीने हो गए? 10 महीने होने आए। जो हमारा ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, सिर्फ इतने लोग ही आए हैं, ठीक है महोदय। बराबर। आप अगर बाहर से किसी, आप वही अच्छा रहेगा। अगर हम जैसे निकुंज महोदय हमारे ग्रुप के ही हैं वो, ठीक है, वही तो उनको बोल सकते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो उनको समझ में भी आएगा। पर यदि बाहर से कोई व्यक्ति आया तो दिक्कत हो जाएगी कुछ। जी समझा, बराबर है। तो इतना ही 30 लोग बहुत है, 30-35 लोग हो गए, 40 लोग बहुत है इस क्लास में, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा वो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अपना पाणिनि भी चालू रहेगा, मतलब उसके साथ साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब ये मान लीजिए कि उनको न ऐड करें वो अच्छा रहेगा, अच्छा है। ठीक है। लेकिन आप और क्या कहते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने शनिवार को कक्षा करी, वो तो ठीक है, हमने सभी लोगों को बताया शनिवार को कक्षा होती है। हमने किसी दिन हफ्ते में 3 दिन वही करी प्रारंभिक की, या हफ्ते में 2 दिन प्रारंभिक करी, तो उनको कैसे बताएंगे, सूचना दे देंगे कि इस दिन होगी? उनको तो निर्धारित ही होगा। इसलिए हम अपने अपना ये जो है ना, इससे ही करेंगे, अपना ही करेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग जिनको बुलाना चाहते हैं, नेहा जी, जल्पा जी, आप जिनको बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं उनको, ठीक है। एक दो लोगों को बुला सकते हैं, 1-2 लोगों को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा लोग आ जाएंगे ना, 10, 12, 15, 20, 30 लोग आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जी ठीक है, ठीक है। तो मतलब फिर यही कर सकते हैं, ठीक है। और मैं सूचना देता हूँ, ठीक है मतलब नमो नमः। शांति पाठ आप करवाए कुछ अच्छा शांति पाठ पढ़ा। धन्यवाद। एक सेकंड